इसमें हम करेंगे स्क्रैफोल्डिंग और शटरिंग वगैरह ख़त्म। ठीक है। क्वेश्चन पहला, यह किसी भी कंस्ट्रक्शन का इनिशियल स्टेज होता है जो बिल्डिंग का भार वहन करती है। अब बताओ, किसी भी कंस्ट्रक्शन का प्रारंभिक स्टेज क्या होती है? सबसे पहले क्या बनाते हैं? फाउंडेशन मत लगाना। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन की। तो बिल्डिंग बोला है, तो बिल्डिंग फाउंडेशन से स्टार्ट होती है, उससे बॉल से। तो वो होती है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर या वॉल। किसी भी कंस्ट्रक्शन का इनिशियल स्टेज जो होता है जो बिल्डिंग का भार वहन करता है वो होता है हमारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं वॉल। ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? सुपर स्ट्रक्चर। और ग्राउंड लेवल से नीचे की जो संरचना होती है फाउंडेशन वगैरह उसे कहते हैं सब स्ट्रक्चर। डैम्प प्रूफिंग के लिए कौन सी वॉल बनाई जाती है? तो कैविटी वॉल बनाते हैं डैम्प प्रूफिंग की, सीलन वगैरह ना आए इसलिए दो खोखली दीवार बना दी जाती हैं, कैविटी वॉल बनाते हैं। यूज टू सपोर्ट अनसेफ एंड अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर। भाई जो स्ट्रक्चर बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है या जो अनसेफ है, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? शोरिंग। भाई अनसेफ, अब कोई मान लो दीवार गिरने वाली है, अनसेफ है तो उसको सपोर्ट करने के लिए शोरिंग का प्रयोग किया जाता है। यूज टू सपोर्ट अनसेफ एंड अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर। अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर या किसी अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए शोरिंग का प्रयोग करते हैं। शोरिंग समझते हो ना? टेक बंदी, तिरछी लकड़ियाँ लगा देते हैं। मान लो ये दीवार है, दीवार बनी हुई है, अब इसको यहाँ से बल्ली लगा देते हैं। ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू जनरली फॉर सपोर्ट ऑफ कंक्रीट मेंबर टिल इट्स सेटिंग टाइम। अब बात कर रहा है किसकी? कंक्रीट मेंबर की। क्यों ऐसा एक हमारे पास एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कंक्रीट को सपोर्ट करता है जब तक वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य ग्रहण न कर ले। जैसे देखा होगा खंभे वगैरह बनते हैं, पिलर तो चारों तरफ से बांध देते हैं, उसमें रोडी भर देते हैं, तो जब तक उसको बांध के रखते हैं तब तक उसमें सामर्थ्य ना आ जाए, तो उसे बोलते हैं शटरिंग। नेक्स्ट, टू लेटरल सपोर्ट ऑफ वीक एंड अनसेफ वॉल। कोई वीक है या अनसेफ वॉल है, उसको लेटरल सपोर्ट देता है, उसे बोलते हैं रैकिंग शोर। रैकिंग शोरिंग को कहते हैं स्लोप्ड शोर या इंक्लाइंड शोर। रैकिंग शोर में बल्लियों को दीवार के सपोर्ट के लिए कितने एंगल पर लगाते हैं? तो बल्लियां लगाते हैं 60 से 75 डिग्री के एंगल पर रैकिंग शोर में। रैकिंग शोर में बल्लियों का यूज कितने मीटर की दीवार के लिए करते हैं? अगर कोई दीवार 10 मीटर लंबी है तो वहाँ पर करते हैं। रैकिंग शोर का दूसरा नाम होता है स्लोप्ड शोरिंग, स्लोप्ड शोरिंग, और फ्लाइंग शोरिंग को कहते हैं हॉरिजॉन्टल शोरिंग। ठीक है। और वर्टिकल शोरिंग को कहते हैं डेड शोरिंग। और बटरस क्या होता है? एक परमानेंट शोरिंग होता है, क्योंकि दीवार में ही बनाया जाता है। दीवार की चिनाई थोड़ा सा बाहर निकाल के ज़मीन तक एक तिरछा सा खम्भा सा तिरछा सा दीवार में फिट कर देते हैं, वो परमानेंट शोरिंग का काम करता है बटरस। और वर्टिकल शोरिंग डेड शोरिंग कहलाता है, फ्लाइंग शोरिंग हॉरिजॉन्टल शोरिंग, और रैकिंग शोरिंग स्लोप्ड शोरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, अनसेफ स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए इसमें शोरिंग को ज़मीन पर नहीं पहुंचाया जाता, मतलब हवा में लटकी रहती है, इसे बोलते हैं फ्लाइंग शोरिंग। भाई कोई अनसेफ स्ट्रक्चर है उसको सहारा देना है, लेकिन जो शोरिंग है वो जमीन से टच नहीं होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं फ्लाइंग शोरिंग। हवा में रहती है, फ्लाई करती है। फ्लाइंग शोरिंग का यूज दो दीवारों के बीच कितनी दूरी के लिए करते हैं? वो 10 मीटर तक। फ्लाइंग शोरिंग जो होती है ना, वो दो दीवारों के बीच में 10 मीटर दूरी है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसका यूज जनरली लोड बियरिंग ब्रिक वॉल में करते हैं, साइड फिलिंग वॉल में करते हैं, इनको लेटर सपोर्ट करने के लिए करते हैं, उसे बोलते हैं बटरस या परमानेंट शोरिंग। भाई इसका यूज जनरली लोड बियरिंग ब्रिक वॉल या साइड फिलिंग वॉल को लेटर सपोर्ट देने के लिए करते हैं, वो है बटरस या परमानेंट शोरिंग। दीवार में जब कोई दरवाज़ा विंडो लगाना हो या रोशनदान बनाना हो तो, या किसी लोड बियरिंग बॉल के निचले खराब पार्ट को आपको हटाना है, ठीक है, तो छत को वर्टिकल सपोर्ट देने के लिए हम बल्लियाँ खड़ी कर देते हैं, उसे कहते हैं वर्टिकल शोरिंग। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ लेना एक बार। वर्टिकल शोर स्टील का, वुड का बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 15 मीटर 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर
1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर कार्य करने के लिए टेम्पररी स्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, मचान, जिस पर खड़ा होकर आदमी मच मच करता है, चरा चरा करती है ना, चलता है इसके ऊपर। टू चेंज द फाउंडेशन ऑफ ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, वही बात होगी ना कि पहले से बनी हुई फाउंडेशन को हमको रिकंस्ट्रक्ट करना है या चेंज करना है या ठीक करना है, तो अंडरपिनिंग करते हैं। अंडरपिनिंग इज डन इन स्टेप बाय स्टेप, जनरली 1 से 2 मीटर लेंथ। अंडरपिनिंग हमेशा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वो भी 1 से 2 मीटर तक करते हैं एक बार में। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड वो होता है जो आपने देखा होगा, ये मान लो हमारा लेजर है, ये खड़ी हुई, ये देखो स्टैंडर्ड क्या है, जो वर्टिकल पोस्ट खड़े रहते हैं ना फरमाबंदी के, ये वर्टिकल खड़े रहते हैं, यहाँ पे ऐसे बांध देते हैं लेजर, तो जो वर्टिकल वाले हैं ना, यही हमारे होते हैं स्टैंडर्ड। द वर्टिकल मेंबर इन स्कैफोल्डिंग में वर्टिकल मेंबर को ही स्टैंडर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, स्कैफोल्डिंग में स्टैंडर्ड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ाने के दीवार के पैरेलल लगाए जाने वाले हॉरिजॉन्टल मेंबर को लेजर कहते हैं। देखो इस तरह, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो गया, एक स्टैंडर्ड यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको हॉरिजॉन्टली जो बांध देते हैं ना बल्लियों से, ये होता है लेजर। स्कैफोल्डिंग को लेटरल स्टेबिलिटी देने के लिए लगाए गए इंक्लाइंड मेंबर, इंक्लाइंड जानते हो ना, उसे ब्रेसिंग कहते हैं। जैसे मान लो ये स्टैंडर्ड था हमारा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यहाँ बन गया, ये हमारा लेजर हो गया, ठीक है। अब ऐसे करके तिरछे बांध देते, तिरछे, इसे बोलते हैं ब्रेसिंग। स्कैफोल्डिंग में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाए गए हॉरिजॉन्टल मेंबर, जिनका एक एंड स्कैफोल्डिंग पर बंधा होता है, उसे कहते हैं पुटलॉग, ठीक है ना। पुटलॉग समझते हो? इसका एक किनारा दीवार में घुसा रहेगा और एक किनारा इसका, इस बल्ली का एक किनारा जो है स्कैफोल्डिंग में बंधा रहेगा, स्टैंडर्ड में बंधा रहेगा। तो स्कैफोल्डिंग में ये ट्रांसवर्स मेंबर डायरेक्शन में लगाए गए हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, जिनका एक एंड स्कैफोल्डिंग में बंधा रहता है और दूसरा दीवार में, इसे पुटलॉग कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें ब्रिक मशीनरी वॉल के पैरेलल में बनाया गया टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जिसका यूज ब्रिक मशीनरी के अत्यधिक ऊंचाई पर कार्य को जारी करने के लिए, कुल मिला के ब्रिक मशीनरी में यूज़ किया, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक मशीनरी में यूज़ किया जाता है अत्यधिक ऊंचाई पर कार्य करने के लिए, उसे बोलते हैं ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग। अब इसका यूज जो है स्टोन मशीनरी में करते हैं, जहाँ पर पुटलॉक को दीवार में घुसाना पॉसिबल ना हो, तो उसे मैसन स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देखो ब्रिक वर्क में जो स्कैफोल्डिंग प्रयोग की जाती है वो ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग होती है, जो पत्थर की चिनाई में प्रयोग किया है उसे मैसन स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट, इसका यूज घरों में रंगाई, पुताई और प्लास्टरिंग में करते हैं। इसमें वर्टिकल पाइप बढ़ा गया, जब भी पाइप बढ़ा जाए ना, पाइप समझ लो वो ट्यूबलर स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। वर्टिकल पाइप 3 से 5 सेंटी व्यास के और 10 मीटर लंबाई के होते हैं, ठीक है। स्टोन वर्क या स्टोन मशीनरी वर्क में रंगाई करना है, पुताई करना है, वाइट वॉशिंग करना है, कलरिंग करना है, उसके लिए होता है क्लोज मैसन स्कैफोल्डिंग। इसका यूज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अत्यधिक ऊंचाई पर कार्य करने के लिए करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा स्टेयर स्कैफोल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तथा प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग और पेंटिंग में करते हैं। मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें प्लास्टर करना है, वाइट वॉशिंग करनी है, पेंटिंग करना है, उसके लिए होता है स्विंग स्कैफोल्डिंग। कौन सा शोरिंग का प्रकार नहीं है? तो बफर शोरिंग नहीं होती है, ठीक है। बाकी डेड शोरिंग होती है, रैकिंग शोरिंग होती है, फ्लैंक शोरिंग होती है, वर्टिकल शोरिंग होती है, हॉरिजॉन्टल शोरिंग होती है, लेकिन बफर शोरिंग नहीं होती। नेक्स्ट, किस प्रकार की पाड़ जमीन पर टिका होता है और आमतौर पर ईंट चिनाई के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ईंट चिनाई में तो वही होता है ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, जिसको हम सिंगल स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। बहुत ही हल्के कार्यों जैसे रंग रोगन, छोटे मरम्मत के कार्यों में यूज करते हैं सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि बहुत हल्के कार्य जैसे रंग रोगन करना हो या मरम्मत करनी हो, उसके लिए सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। फार्म वर्क का स्ट्रिपिंग कार्य केवल उस समय के बाद किया जाना चाहिए जब कंक्रीट में सामर्थ्य मिल जाए। फार्म वर्क को स्ट्रिपिंग मान होता है हटाना, फार्म वर्क को हटाना, तो हटाते कब है? जब उसमें स्ट्रेंथ आ जाए। मरम्मत कार्यों के लिए यूज किया जाने वाला हल्के वजन का मचान, देखो इससे पहले वाला क्या था, वो मरम्मत कार्य के लिए प्रयोग किया था सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पे मरम्मत कार्यों के लिए यूज किया जाने वाला हल्के वजन का, इसका वजन कम होता है, तो वह ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग। फार्म में
शटरिंग, जिनके घटकों का कई बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। भाई शटरिंग के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिनका आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसे कहते हैं पैनल फॉर्म्स। इन ए वर्टिकल शोर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल मेंबर एंड वर्टिकल मेंबर दीज आर। ये कह रहा है वर्टिकल शोरिंग में हमने अरेंजमेंट किया है हॉरिजॉन्टल मेंबर का, वर्टिकल मेंबर का, इसे कहते हैं निडल एंड डेड शोरिंग। इन ए वर्टिकल शोर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल मेंबर एंड वर्टिकल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर वर्टिकल मेंबर का जो अरेंजमेंट किया जाता है वर्टिकल शोरिंग में, उसे कहते हैं निडल एंड डेड शोरिंग। ए सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड फॉर, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का प्रयोग पेंटिंग में और पॉइंटिंग में किया जाता है। डबल स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं मेसन स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में प्रयुक्त दीवार के पैरेलल अनुदैर्ध्य क्षैतिज सदस्य कहलाता है स्ट्रिंजर। टफ क्वेश्चन याद कर लेना, दीवार के पैरेलल अनुदैर्ध्य क्षैतिज सदस्य स्ट्रिंजर। पुटलॉक क्या है, बहुत आसान है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ठीक है, दीवार का नॉर्मल रहता है, बस हो गया। नेक्स्ट, वर्टिकल फॉर्मवर्क ऑफ कॉलम वॉल्स इज रिमूव्ड आफ्टर, कॉलम और दीवार का जो वर्टिकल फॉर्मवर्क है उसको हम हटाते हैं 16 से 24 घंटे में। वर्टिकल फॉर्मवर्क को हटाने के लिए सबसे न्यूनतम समय लिया जाता है। जो दीवार के वर्टिकल फेसेस होते हैं ना, वो सबसे कम समय में हटा दिया जाता है। कंक्रीट दीवार, स्तंभ व बीम की वर्टिकल तख्ताबंदी की फरमाबंदी को हटाते हैं, मतलब कंक्रीट की बनी हुई दीवार हो या कंक्रीट बना हुआ स्तंभ हो या कंक्रीट बनी हुई बीम हो, इसकी वर्टिकल तख्ताबंदी को कितने दिन में हटाते हैं फरमाबंदी को, 16 से 24 घंटा। और स्लैब की तली के पटरे कब हटाते हैं, 3 दिन बाद, लेकिन याद रखना टेक वहीं लगे रहती हैं, टेक लगे रहेंगे बट आपको क्या करना है, तली से आपको पटरे हटा देंगे, कब, 3 दिन बाद। और बीम की बात करें तो धरन की तली से पटरे कब हटाते हैं, टेक वहीं लगे रहेंगे 7 दिन बाद, ठीक है। अगर हमारी जो स्लैब है वो 4.5 मीटर से ज़्यादा का स्पान है, ठीक है, सॉरी 4.5 मीटर के पार्ट तक, 4.5 मीटर तक का स्पान है तो स्लैब से टेक हटाते हैं 7 दिन बाद, और 4.5 मीटर से ज़्यादा तो 14 दिन बाद। बीम के केस में बीम 6 मीटर तक है तो उसकी टेक हटाएंगे 14 दिन में, और 6 मीटर से अधिक है तो उसकी टेक हटाएंगे, बीम की टेक हटाएंगे 21 दिन में। नेक्स्ट, फरमाबंदी को ऊर्ध्वाधर विस्तार प्रदान करने और भवन के स्लैब धरन, ठीक है, घटकों के लिए आवश्यक फरमाबंदी को भी समर्थित किया जाता है, उसे फॉल्स वर्क कहते हैं। दोबारा देखो, फरमाबंदी को ऊर्ध्वाधर विस्तार प्रदान करने और भवन के स्लैब बीम घटकों के लिए आवश्यक फरमाबंदी को भी समर्थित किया जाता है, उसे कहते हैं फॉल्स वर्क। फरमाबंदी का प्राथमिक कार्य नहीं है, पहला ऑप्शन, कंक्रीट के कठोर होने के में तेजी लाना, नो ये नहीं है। निडल स्कैफोल्डिंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं, निडल स्कैफोल्डिंग यहाँ पे करते हैं जहाँ पर ज़मीन को दीवार के पास यातायात के लिए खड़ी रखना हो, मतलब यातायात भी होता रहे, यहाँ पर काम भी होता रहे। कंस्ट्रक्शन में स्कैफोल्डिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक अस्थायी निर्माण के रूप में कार्य करती है जी। किस प्रकार के फार्म वर्क के लिए अधिकतम 14 दिनों के स्ट्रिपिंग समय की जरूरत होती है, मतलब फार्म वर्क को 14 दिनों में हटाते हैं, किस कंडीशन में ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर 1, अगर आपका स्पान स्लैब का 4.5 मीटर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में 14 दिन में हटाते हैं। बॉक्स शीटिंग के मामले में लंबवत शीट्स को स्थिति में रखा जाता है तो उसको लगते हैं लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ वेल्स। रट को कि बॉक्स सीटिंग के मामले में लंबवत सीट्स को स्थिति में रखा जाता है, कैसे लगते हैं, लंबवत, लॉन्गिट्यूड लगते हैं ऑफ वेल्स के। किन परिस्थितियों में शोरिंग का यूज किया जाता है, टेक बंदी का यूज करता है, तो बहुत कंडीशन है, जब एक दीवार खराब कारीगरी के कारण फूटने लगती है तब। पत्थर की चिनाई की दीवारों के लिए स्कैफोल्डिंग होता है मेसन स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है, स्कैफोल्डिंग के अनुप्रस्थ सदस्यों को दीवारों के समकोण पर रखा जाता है, जिसका एक सिरा लेजर पर और दूसरा सिरा दीवार में रहता है, तो पुटलॉक कहते हैं। स्टैंडर्ड पर निर्धारित विकर्ण सदस्यों को ब्रेसेस कहते हैं। भाई स्टैंडर्ड जो होता बताया था ना, स्टैंडर्ड एक ये मतलब खड़ा हुआ है, एक स्टैंडर्ड यहाँ पे खड़ा हुआ है, तिरछा जो बांधते हैं, ठीक है, विकर्ण इंक्लाइन, तो वो ब्रेसेस होता है। देखो ये कह रहा है रैकिंग शोरिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए
इनको जमीन से कितनी डिग्री पर झुकाते हैं, तो रैकिंग शोरिंग को 45 डिग्री पर झुकाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देख लो नीचे, शोरिंग कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन सी? इंक्लाइंड जिसे रैकिंग शोरिंग कहते हैं, हॉरिजेंटल जिसे फ्लाइंग शोरिंग कहते हैं, वर्टिकल जिसे डेड शोरिंग कहते हैं, और बटरस जिसे परमानेंट शोरिंग कहते हैं। ठीक है, इनमें से किस कंडीशन में टेक बंदी का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब एक दीवार खराब कारीगरी के कारण फूले लगती है। नेक्स्ट, ए सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड फॉर। एक सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं, पॉइंटिंग और पेंटिंग में। नेक्स्ट है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर कॉल्ड। मतलब आप एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हो किसी अनसेफ स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए, तो वो होती है हमारी शोरिंग। स्कैफोल्डिंग जो होती है वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है। इन स्कैफोल्डिंग द हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू द वॉल। स्कैफोल्डिंग में एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो दीवार के पैरेलल होता है, उसे कहते हैं लेजर। ठीक है, याद रखना स्कैफोल्डिंग में जो स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड इसको 2.5 से 3 मीटर की अंतराल पर लगाया जाता है पंक्ति में। दो स्टैंडर्ड के बीच की दूरी 2.5 से 3 मीटर होती है। ठीक है, और इन स्टैंडर्ड को दीवार से कितनी दूरी पर गाड़ते हैं बल्लियों को, 70 से 90 सेंटीमीटर पर, ये याद रखना। ठीक है, निचली दीवारों या नींव के नवीकरणीय या मरम्मत के लिए मौजूदा संरचना को समर्थन करने की प्रक्रिया कहलाती है अंडरपिनिंग। नेक्स्ट, एक अस्थायी दृढ़ संरचना जिसमें भवन की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाया जाता है, तो उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट, पत्थर की चिनाई में कौन सी स्कैफोल्डिंग होती है, मैसन या डबल स्कैफोल्डिंग। एक राजमिस्त्री के स्कैफोल्डिंग का झुका हुआ सदस्य जो सामर्थ्य और स्थिरता प्रदान करता है उसे कहते हैं रैकर्स। एक असुरक्षित संरचना को अस्थायी रूप से आलम्ब प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है उसे बोलते हैं शोरिंग। नरम भूमि के किनारों को सहारा देने के लिए जो कि 10 मीटर से अधिक गहरी न हो और प्रत्येक चरण के अंत में एक खसका प्रदान करने के लिए खाइयों की प्रकाष्ठ विधि कहलाती है, मतलब खाइयों की प्रकाष्ठ विधि को कहते हैं वर्टिकल शीटिंग। एकल फ्लाइंग, देखो, सिंगल फ्लाइंग शोर शुड हैव ए डेप्थ ऑफ नॉट लेस देन ऑफ द क्लियर स्पान एंड विड्थ नॉट लेस देन। मुझे सिंगल फ्लाइंग शोर में जो डेप्थ लेते हैं वो 1/3 और उसकी जो विड्थ होती है वो डेप्थ तो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और विड्थ जो है उसकी 1/5 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक प्रकार की स्कैफोल्डिंग की पहचान कीजिए जो विभिन्न श्रृंखला के रूप में आलम अत्यधिक, क्या लिखा है यार, थोड़ा साफ फोटो नहीं आया, देख लेना इसको, थोड़ा देख लेना इसको। द स्टेप्ड मैसनरी प्रोजेक्शन विच प्रोवाइड लेटरल स्ट्रेंथ, जो दीवार को लेटरल स्ट्रेंथ प्रदान करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं बटरस, पुस्ता, समझ बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर, मतलब कौन सी इसमें से अस्थायी संरचना के लिए कौन सा शोरिंग उपयोग नहीं होता, अस्थायी स्ट्रक्चर के लिए कौन सा उपयोग नहीं होता, तो लाइव शोरिंग। इनमें से कौन सी स्कैफोल्डिंग का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा स्कैफोल्डिंग नहीं है, तो ये हो जाएगा पेपर स्कैफोल्डिंग। पेपर स्कैफोल्डिंग नहीं होता, थोड़ा साफ फोटो नहीं है, दिमाग खराब हो गया। स्कैफोल्डिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड इज वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क के लिए तो वो सिंगल स्कैफोल्डिंग होती है। ठीक है, सिंगल लाइन स्कैफोल्डिंग या ब्रिक मैसनरी स्कैफोल्डिंग। चलो ठीक है, ये हो गया, अब क्या खत्म हो कहानी। नेक्स्ट, द स्कैफोल्डिंग विच इज यूज टू, अच्छा मिल गया, ये है क्या, हाँ? देखो, नेक्स्ट, कमरे के अंदर ध्यान देना, कमरे के अंदर आपको पेंटिंग करना है, रिपेयरिंग वर्क करना है, इसके लिए जो स्कैफोल्डिंग होती है वो टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग होती है। मतलब कमरे के अंदर आपको पेंटिंग करना हो, मरम्मत करना हो तो टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट, वर्तमान दीवार में खुली जगह के आकार को बढ़ाने के लिए खड़े किए गए अल्पकालिक ढांचे को डेड शोरिंग कहते हैं। क्या करता है ये,
ये वर्तमान दीवार है उसमें खुली जगह है, उसके आकार को बढ़ाना है, तो वहाँ पर डेड सोलिंग का प्रयोग किया जाता है। स्कैफोल्डिंग में एक सीढ़ी या ट्राइपॉड निहित होता है जो एक अपने शीर्ष पर एक कार्यशील वर्किंग मंच को पकड़े रहता है, उसे कहते हैं ट्रेस्टर स्कैफोल्डिंग, जो कंपनी के अंदर प्रयोग की जाती है। एक प्रकार का स्कैफोल्डिंग में कार्य पटल तार या रस्सी या चेन के माध्यम से छत से लटका जाता है। भाई तार से रस्सी से बांध के इस मचान को लटका दिया जाता है, छत से लटका दे देते हैं। फिर वो लोग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर ऐसा होता है, छत से बांध के लटका देंगे, फिर आप उसे बैठ जाते हो, पेंटिंग करते हो, उसे बोलते हैं सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। कौन सी भवन में प्रयुक्त टेक बंदी का प्रकार नहीं है, सोरिंग का प्रकार नहीं है, तो लाइन सोरिंग नहीं होता, बाकी सब होता है लाइन। देखो वह स्थिर संरचना भवन के विभिन्न स्तरों पर मजदूरों के कार्य करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है, तो स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसको। सौर विन्यास में जमीन से बाहरी दीवार को झुका हुआ समर्थन दिया जाता है, रैकिंग। देखो इन सौर अरेंजमेंट द इंक्लाइंड सपोर्ट टू गिव्स द एक्सटर्नल, किसी भी एक्सटर्नल वॉल को इंक्लाइंड सपोर्ट देता है, उसे बोलते हैं रैकिंग, रैकिंग सोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कार्य है जो अस्थायी नहीं है। भाई शटरिंग भी अस्थायी होता है, स्कैफोल्डिंग भी अस्थायी होता है, सोरिंग भी अस्थायी हटा दिया जाता है, ठीक, सब अस्थायी। एक अस्थायी संरचना वाला प्लेटफॉर्म जिसका प्रयोग भवन निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो खत्म हो गया आपका ये टॉपिक परमानंदी वाला।